एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग कम्प्लीटली इन दिस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संवैधानिक सभा की बात करते हैं, इसका लोगो आप देख सकते हैं, दिस इज़ एलिफेंट। ठीक है, तो इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1946 को इसकी फाउंडेशन की गई थी। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसकी फाउंडेशन डेट आपको ध्यान में रखनी है, 6 दिसंबर 1946। डिसबैंड कब किया गया? तो जब फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया, साइन वगैरह हो गए 24 जनवरी 1950 को, देन डिसबैंड कर दिया गया इसे। फर्स्ट जो इसके प्रेसिडेंट रहे तो सच्चिदानंद सिन्हा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट द पॉइंट इज सच्चिदानंद सिन्हा वॉज नॉन परमानेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी, ये दोनों के नाम आपको ध्यान में रखना है, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी रिलेटेड है भीमराव अंबेडकर से, जिनकी की डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल। ठीक है, तो 1956 में इनकी डेथ हो गई थी 6 दिसंबर को। अदरवाइज अगर हम बात करें तो 1891 और 14 अप्रैल को इनका डेट ऑफ बर्थ है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र या लीगल एडवाइज़र की बात करें तो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव इनका फुल फॉर्म है नाम का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो संवैधानिक सलाहकार थे, एडवाइज़र थे BN राव। लोगो है आपको ध्यान में रखना है एलिफेंट। इसी तरीके से अगर फर्स्ट थॉट अगर पूछे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934 तो ये कौन दिया था? MN रॉय। ठीक है, MN रॉय। BN राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। MN रॉय ने फर्स्ट टाइम ऐसे प्लान बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इन 1934। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे नॉन परमानेंट सच्चिदानंद सिन्हा, ये 9 दिसंबर 1946 की बात है। ठीक है, एंड सेकेंड जो बने थे यानी कि फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे। द प्रिंटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कशंस वेर कंपाइल्ड इनटू हाउ मेनी वॉल्यूम्स? तो देखिए, अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे चर्चाएं हुई थी, डिस्कशंस हुए थे, इनको कंपाइल किया गया था इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स, यानी कि कितने खंडों में संकलित किया गया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 12 वॉल्यूम से इनको कंप्लीट किया गया था, डिवाइड किया गया था, और इनका अपना एक अलग अलग स्पेसिफिक डेट वाइज डिस्कशंस को कंपाइलेशन किया गया था। जो भी डिबेट्स वगैरह हुए थे, ठीक है, इनकी फुल ट्रांसक्रिप्ट्स रखी हुई थी। तो 12 वॉल्यूम्स आपको ध्यान में रखना है, 12 खंडों में इनको संकलित किया गया था। Who among the following headed the Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas under Constituent Assembly? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर C विल बी योर करेक्ट आंसर। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत, उनके कौन चेयरपर्सन रहे इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो कमिटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर तो राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरपर्सन थे। स्टीयरिंग कमेटी दैट मीन्स संचालन कमेटी, तो ये राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमेटी तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी B पट्टाभी सीतारामैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी। ओके, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग तो राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मावलंकर। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, वेरी इंपॉर्टेंट, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया जितने भी थे उनकी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। माइनॉरिटीज़ सब कमेटी, तो जो अल्पसंख्यक के जो मेन वाले थे ये तो वल्लभ भाई पटेल थे, बट सब कमेटी के उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी माइनॉरिटीज़ में।
फंडामेंटल राइट्स के जो सब कमेटी थी ये JB कृपलानी वॉज द अध्यक्ष, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके तो नेक्स्ट हम बात करते हैं माइनॉरिटीज़। देखिए HC मुखर्जी और JB कृपलानी वॉज द फंडामेंटल राइट्स के जो सब कमेटी के थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, तो गोपीनाथ बारदोलाई वॉज द चेयरपर्सन। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर दैन दोज इन असम सब कमेटी के AV ठक्कर, नॉट इम्पॉर्टेंट। यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी तो जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट BR अम्बेडकर, इसमें टोटल 7 मेंबर्स है इंक्लूडिंग BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 31 दिसंबर 1947? ऑप्शन नंबर D विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए 299 थे ऑन 31 दिसंबर 1947, बट क्या होता है कि जब जून 3 यानी कि जून 3 को जब आता है प्लान, इसकी वजह से 299 मेंबर्स होते हैं, बट इनिशियली देयर वर 389 मेंबर्स टोटल, ये स्ट्रेंथ थी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। फिर क्या होता है, माउंट बेटन प्लान आ जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान आ जाता है 1946 में, फिर संख्या क्या हो जाती है 389 से 299 हो जाती है, बिकॉज फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री द मुस्लिम लीग मेंबर्स इन्होंने छोड़ दिया था, विड्रू कर दिया था फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, और ये इंक्लूड हो गए थे इन पाकिस्तान। दैट्स वाई 389 पहले इनिशियली स्ट्रेंथ होती है कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, बट आफ्टर द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन एंड माउंट बेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947 तो ये क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं कुछ जो सीट्स होती हैं सदस्य पाकिस्तान में। दैट्स वाई 299 आपको ध्यान में रखना है एज ऑफ 31 दिसंबर 1947। तो क्या होता है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली केम डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 389। ओरिजिनली इसको फिक्स किया गया था इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ओके 389 से 299 कैसे हुआ, बिकॉज कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए थे। नेहरू असर्टेड दैट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिराइव्ड इट्स स्ट्रेंथ प्राइमरली फ्रॉम, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा द विल ऑफ द इंडियन पीपल। तो नेहरू ने कहा कि संविधान सभा को अपनी मुख्य शक्ति किससे मिलती है, तो अपने भारतीय लोगों से। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, 9 दिसंबर 1946 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली। ओके तो इसको हम सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं, और ये 1946 के टाइम पे ये इसको सेटअप किया गया था आफ्टर द कैबिनेट मिशन प्लान। फर्स्ट इलेक्टेड प्रोविंशियल प्रेसिडेंट वाज, ये नॉन इलेक्टेड थे, एक तरीके से ये नॉन परमानेंट थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर MN रॉय ने फर्स्ट आइडिया दिया था इन 1934 की कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ठीक है। 284 members of the Constituent Assembly signed the Indian Constitution on the date of 24 January 1950। तो 284 मेंबर्स आपको ध्यान में रखना है, 284 लोगों ने साइन किया था ऑन 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लास्ट में इन्होंने साइन किया था, फर्स्टली साइन किया था बाय जवाहरलाल नेहरू। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हम इनको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इतनी सभी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। 284 मेंबर्स ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। टोटल कितनी बहस हुई थी, 12 वॉल्यूम्स में इनको डिवाइड किया गया है। और 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द प्रेसिडेंट। On which date did the Constituent Assembly give the third reading of the Constitution? तीसरा वाचन कब किया गया था, तो ये देखिए 26 नवंबर 1949। ओके तो 4 नवंबर 1948 टू 9 नवंबर 1948 ये फर्स्ट रीडिंग हुई थी। ओके फिर हम बात करते हैं 15 नवंबर 1948 टू 17 नवंबर 1949 ये सेकेंड रीडिंग हुई थी। उसके बाद में थर्ड रीडिंग जो हुई थी ये 14 नवंबर 1949 टू 26 नवंबर 1949 हुई थी। ओके तो 26 नवंबर 1949 द कंस्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड एंड अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस दिन अडॉप्ट हो गया था, ठीक है, एंड कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया था एंड अडॉप्ट भी कर लिया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन
26 नवंबर 1949। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हुई थी। ओके, तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग का टाइम ड्यूरेशन एंड द थर्ड रीडिंग। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड अ टोटल ऑफ 11 सेशंस विथ सिटिंग्स स्प्रेड ओवर फॉर हाउ मेनी डेज। तो 11 सेशंस हुए थे, टोटल 11 सत्र हुए थे, और कितने दिनों तक चली थी, हाउ मेनी डेज, 165 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए, वैसे तो हमारी जो संविधान को बनने में लगा था 2 years 11 months and 18 days, okay, to complete its historic task of drafting the constitution for independent India। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इट हेल्ड 11 सेशंस कवरिंग अ टोटल ऑफ 165 days। ओके, of these 114 days were spent on the consideration of the draft constitution, and the Indian constitution was prepared in 2 years 11 months and 18 days। okay, almost 3 years लग गए थे। Constituent Assembly drafted the Constitution for Independent India. It was set up under। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए, जो कैबिनेट मिशन आया था ना, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ड्राफ्टेड अंडर दिस। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कैबिनेट मिशन प्लान ये 1946 में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर एटली के द्वारा सेंड किया गया था इंडिया में। इसमें 3 मेंबर्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे ऑफ इंग्लैंड, एटली की टीम के, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान वाज टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडरशिप। द कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड एन अनडिवाइडेड इंडिया एंड रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो कैबिनेट मिशन आया था, इसने रिकमेंड किया था एक अनडिवाइडेड इंडिया एंड रिजेक्ट किया था द डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान। तभी उस टाइम पे 389 मेंबर्स होते हैं, बट माउंटबेटन का प्लान आता है 1947 में जून 3 को, तो फिर हमारे मेंबर्स कम हो जाते हैं बिकॉज पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाइल प्रेजिंग द अमेंडिंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट दिस वेराइटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस इज वाइज बट इट रेयरली फाउंड। करेक्ट आंसर इसे हो जाएगा इसका केसी वियर का ये स्टेटमेंट है। केसी वियर ने इंडिया को एज अ क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघीय रूप में व्यवस्थित किया है। ठीक है, इन्होंने कहा है दिस वेराइटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस इज वाइज बट इज रेयरली फाउंड। तो भारतीय संविधान की संशोधन विशेषता की इन्होंने प्रशंसा की है, जो कि पार्ट नंबर 20 में है और आर्टिकल नंबर 368 डिफाइन करता है हमारे अमेंडमेंट्स को। तो इन्होंने कहा संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण है लेकिन बहुत कम पाई जाती है। केसी वियर विल बी योर करेक्ट आंसर। इन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा है यानी अर्ध संघात्मक कहा है। दैट मीन्स एन इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ स्टेट बिटवीन अ यूनिटरी स्टेट एंड अ फेडरेशन। इट कंबाइंस द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है यानी एकात्मक शासन, जहाँ पे यूएसए में चलता है, ये दोनों के ही क्वालिटीज़ को रखता है। दैट्स वाई इंडिया के पास में क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। केसी वियर का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना है। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टोटल 15 फीमेल सदस्यां थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कौन कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्करेना, दक्षायनी वेलायुधन, बेगम एजाज, ये फीमेल थी, ओनली फीमेल मुस्लिम। ठीक है, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी एंड विजय लक्ष्मी पंडित। ओनली मुस्लिम वॉज एजाज रसूल। ओके, बेगम एजाज रसूल। ये 15 वुमेन्स वेर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। The structural part of the Indian Constitution is to a large extent derived from the Act of 1935. ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था was a piece of legislation modified by the British Parliament. It was first given royal approval in August 1935. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो इसने रिप्लेस किया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी
और डायरकी को हटाया था इन द प्रोविंसेस। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है 1935 का एक्ट। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको एक्सटेंट और डिराइव किया गया है फ्रॉम द पार्ट ऑफ 1935। हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, बट ही वॉज नॉन परमानेंट। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को इनको इलेक्ट किया जाता है, जो कि फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग था। जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इस वजह से इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट कर लिया गया था। लेटर ऑन दिसंबर 11, 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में HC मुखर्जी को इलेक्ट किया जाता है, एंड VT कृष्णामाचारी ऑल्सो। BN राव को अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। व्हेन इट मेट एज द लेजिस्लेटिव असेंबली, इट वाज चेयर्ड बाय GV मावलंकर। Okay, GV Mavlankar was also the first speaker of Lok Sabha. That's a very important point. You have to keep this in your mind. GV Mavlankar was also the first speaker of Lok Sabha. Next question, which of the following is not a feature of the Constitution of India? Correct answer इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप ये हमारे इंडिया में नहीं, बट ये कहाँ पे है? USA में है। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सभी तीनों हैं, बट डुअल सिटीजनशिप दिस इज नॉट अ फीचर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव सिंगल सिटीजनशिप टू द पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, और ये जो सिंगल सिटीजनशिप ये रेफर करता है टू द फैक्ट दैट ऑल इंडियंस रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, who was the first to give the idea of constituent assembly for India? M.N. Roy will be your correct answer, option number B, in 1934. Okay, the constituent assembly was formed in 1946 on the basis of the cabinet mission plan. Temporary chairman Dr. Sachchidanand Sinha, permanent chairman Dr. Rajendra Prasad, vice chairman Harindra Kumar Mukherjee, or we can say HSC Mukherjee, constitutional advisor B.N. Rao, B.R. Ambedkar was the head of the drafting committee. Okay, next, who was the president of the Constituent Assembly of India after independence? तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कैबिनेट मिशन आया था 1946 जुलाई में, दैट्स वाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड एज recommendations of the cabinet mission. As a prominent leader of Congress, Dr. Rajendra Prasad worked with Mahatma Gandhi and other leaders. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Constituent Assembly, but this election was indirect, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, मतलब ये जो इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, और जो देसी रियासतें थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स थे, वहाँ से जो भी मेंबर्स आए हुए थे उनको नॉमिनेट किया गया था। और जो राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने वर्क किया था एज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1952-1962। Rajendra Prasad was elected as the first president of India on 24th of January, and the vice president was Harindra Kumar Mukherjee, HSC Mukherjee. Okay, he was one of the prominent leader of the Indian independence movement. Who was the chairman of the House Committee of the Constituent Assembly of India? भारतीय संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, पट्टाभी सीतारमैया। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका, देखिए अगर हम बात करें चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज बी पट्टाभी सीतारमैया, और ये मद्रास प्रोविंस से इलेक्ट हुए थे। ओके, और अगर हम बात करें, त्रिपुरी सेशन हुआ था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939, तो गांधी जी ने नॉमिनेट किया था सीतारमैया को अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस से, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन को जीत जाते हैं अगेंस्ट पट्टाभी सीतारमैया। एंड समहाउ सुभाष चंद्र बोस को जब पता चलता है कि गांधी जी डजेंट वांट कि सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हों त्रिपुरी के चेयरपर्सन, तो वो सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीव कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। देन अगेन 1939 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्टैब्लिशमेंट कर लेते हैं। और अगर हम 1939 की त्रिपुरी सेशन के चेयरपर्सन की बात करें तो फाइनली राजेंद्र प्रसाद इनको बनाया जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन डैश एंड इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो
26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था एंड केम इनटू फोर्स ऑन, तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए। और हाँ, हमें अगर बात करें कि ये लॉन्गेस्ट हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये डिक्लेयर करता है इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, हु अमंग द गिवन इज नोन एज कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्होंने, ये जो मैन है हु हैंड रोट द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें हमारे 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड अ प्रियम्बल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। ओके, ये 6 मंथ्स लगे थे इनको हैंड राइट करने में। इट ऑल बिगेन ऑन 29 अगस्त 1947। इस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। व्हेन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी टू फॉर्मुलेट और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आफ्टर 11 सेशंस and endless debates and amendments, the constitution for the newly independent nation was ready. Prime Minister Jawaharlal Nehru wanted it handwritten in a flowing italic style. ठीक है, तो कैलीग्राफर अपॉइंट किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और ये नोटेड कैलीग्राफिस्ट थे, वॉज चोजन फॉर द टास्क। ये है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट, द रीजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी रिपब्लिकन इज दैट इज, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हैज़ नो हेरिडेटरी एलिमेंट्स। अगर हमारा कंट्री रिपब्लिकन है तो इसके पास में कोई भी वंशानुगत एलिमेंट्स नहीं है, हैज़ नो हेरिडेटरी एलिमेंट्स। ओके, तो दिस इज कॉल्ड रिपब्लिकन सिस्टम। ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मोनार्की एंड रिपब्लिक। रिपब्लिक दैट मीन्स देयर इज नो हेरिडेटरी एलिमेंट्स, और मोनार्की में हेरिडेटरी एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड। तो रिपब्लिक हमारा कंट्री है बिकॉज देयर इज नो मोनार्की इन आवर कंट्री। ओके, अगर हम रिपब्लिक टर्म की बात करें इन आवर प्रियम्बल, ये इंडिकेट करता है दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। हमने इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट को, दैट्स द पॉइंट कि हम रिपब्लिक हैं। ओके, नेक्स्ट, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज, तो भारतीय प्रस्तावना हमारे इंडिया को किस तरीके से डिफाइन करती है? अ सेक्युलर स्टेट, दैट मीन्स a state has no particular religion. The preamble of the Constitution of India describes the country as a sovereign, socialist, secular and democratic republic. The term secular indicates that the state has no official reason and treats all religion equally. Okay? The total membership of the Constituent Assembly was 389, of which how many were representatives of princely states? Correct answer इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 93। तो 93 will be your correct answer. 93 represented the princely states and 4 were from Delhi, Ajmer, Marwar, Kurg and Chief Commissioner provinces of British Baluchistan. तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली रेजोल्यूशन इन 1934 इसको एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। ओके, दिस बिकम एन ऑफिशियल डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इट्स सेशन इन लखनऊ इन 1936 में हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की मांग एक तरीके से कर दी गई थी, और 93 मेंबर्स ये कहाँ से थे? ये रियासतों से, प्रिंसली स्टेट्स से थे, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे। ये कैबिनेट मिशन तक ये चीज़ थी, बट आफ्टर जो माउंट बेटन प्लान आता है 3 जून 1947 में, फिर 299 मेंबर्स हो जाते हैं। ठीक है। On which date did Jawaharlal Nehru introduce the objectives resolution in the Constituent Assembly? उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? 13 दिसंबर 1946 में। The objectives resolution 1946 was introduced by Jawaharlal Nehru in the very first session of the Constituent Assembly. These resolutions were moved on 13 December 1946 by Jawaharlal Nehru. अगर हम फर्दर बात करें, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको दिखाया गया था, यानी शो किया गया था, बट इसको अडॉप्ट किया गया था फाइनली, ये जो प्रस्तावना के रूप में उभरा था 22 जनवरी 1947 में। ओके, तो 13 दिसंबर 1946 की डेट आपको ध्यान में रखना है। रेजोल्यूशन वाज पास्ड बट इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947 बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, In which of the following years was the national anthem adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly? तो नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1950 में। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को
माना जाता है दिस सॉन्ग जनगण मन कंपोज्ड बाय हिम इन बंगाली, एंड इसको अडॉप्ट किया गया था इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 24 जनवरी 1950 को। इट वॉज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 इन कोलकाता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने पब्लिश किया है इट इन तत्वबोधिनी, ओके, इन 1912 विथ द टाइटल भारत भाग्य विधाता, एंड ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश इन 1919 विथ द टाइटल मॉर्निंग सॉन्ग। और ये तत्वबोधिनी जो उनकी एक फेमस कृति है, इसको पब्लिश किया गया था इसमें जनगण मन को विद द टाइटल भारत भाग्य विधाता। द क्रेडिट ऑफ कंपोजिंग द प्रेजेंट ट्यून, जो हमारा म्यूजिक है अभी ऑफ आवर नेशनल एंथम, गोज टू कैप्टन राम सिंह ठाकुर, एक INA सिपाही थे, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के ये सिपाही थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर। इनको ही माना जाता है, इनको क्रेडिट दिया जाएगा कंपोजिंग द प्रेजेंट ट्यून म्यूजिक ऑफ आवर नेशनल एंथम। तो इसको ध्यान में रखना है। 24 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एज द नेशनल एंथम। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950। इसी दिन हमें वंदे मातरम को भी अडॉप्ट किया, इसी दिन हमने अपना नेशनल एंथम यानी जनगण मन को अडॉप्ट किया, एंड द ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड ऑन दिस डे 24 जनवरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर साइन भी किया गया, हस्ताक्षर हुए। व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 26 नवंबर। तो संविधान दिवस हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को। संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 25 जून 1975 में, ठीक है, बिकॉज इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 25 जून। डैश द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपनाया गया था और अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगर ये वर्ड दिखे इनैक्ट एंड अडॉप्ट तो ये 1949 की बात की जा रही है, बट अगर केम इन फोर्स की बात करें या कंप्लीटेड की बात करें तो 26 जनवरी 1950 विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिकॉज अडॉप्ट एंड इनैक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ने अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, और कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था जनवरी 26, 1950 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर BR अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड की थी 11 सेशंस एंड टुक 2 years 11 months and 18 days to frame the constitution, okay. When was the objectives resolution moved by पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड ऑन December 13, 1946 बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, which provided the philosophy and guiding principle for framing the constitution. This resolution was unanimously adopted by the Constituent Assembly on 22 January 1947, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी प्रेम्बल का एक फॉर्मेट पेश किया था, ठीक है। तो लेकिन फिर 22 जनवरी 1947 को फाइनली इसको अनएनिमसली अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। और इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रेम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ये मॉडिफाइड वर्जन ही हम देखते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो मोतीलाल नेहरू वॉज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने टेबल पे लाया था अन्य 8 कांग्रेसी नेताओं के साथ में फर्स्ट मेजर इंडियन एफर्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। द रिकमेंडेशंस इवोक्ड अ डिबेट कंसर्निंग अ गोल ऑफ इंडियन डोमिनियन स्टेटस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो डोमिनियन स्टेटस की बात इसी में की गई थी 1928 नेहरू रिपोर्ट में। अदर मेंबर्स अगर हम बात करें, तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, MS एनी, मंगल सिंह, सोहिब कुरैशी, GR प्रधान, सुभाष चंद्र बोस भी थे, ठीक है। तो रिकमेंडेशंस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, तो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी यहाँ पे, और रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स,
linguistic provinces, 19 fundamental rights including equal rights for women, full protection to cultural and religious interests of Muslims, complete dissociation of religion from the state. तो ये recommendations थी of the Nehru report in 1928. Who was the designer of India's national flag? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया. तो पिंगली वेंकैया वॉज द डिजाइनर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग. ही वॉज अ सर्वेंट फ्रीडम फाइटर. He met the Mahatma once again in Vijayawada and showed him his publication with the various designs of the flag. तो इनको एक्नॉलेज मिलती है इनके डिज़ाइन को फ्रेश वन एट द नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1921. ठीक है. ही केम अप विथ सैफ्रॉन एंड ग्रीन कलर्स बट इट लेटर इवॉल्व विद अ स्पिनिंग व्हील एट द सेंटर एंड अ थर्ड कलर वॉज वाइट. ठीक है. तो वो पहले बताते हैं सैफ्रॉन एंड ग्रीन कलर, बट लेटर ऑन हम देखते हैं कि स्पिनिंग व्हील भी जो है अशोक के चक्र से इवॉल्व हुआ है सारनाथ के, एंड थर्ड कलर वाइट भी ऐड कर दिया जाता है. द फ्लैग वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. तो ओके, बट फाइनली इसको 26 जनवरी 1950 में ही अडॉप्ट किया जाता है. नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात करते हैं. ये हैं पिंगली वेंकैया. इनका देखिए यहाँ पे आप चिन्ह देख सकते हैं. पहले चरखा हुआ करता था हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग में, फिर चक्र लगाया गया, स्पिनिंग व्हील. विड्थ टू द लेंथ ऑफ द फ्लैग देखें तो देखिए जो है 3 ये लेंथ है एंड विड्थ क्या है 2, 3:2 आपको ध्यान में रखना है. सैफ्रॉन ये करेज एंड सेक्रीफाइस का सिंबल है. वाइट ये ऑनेस्टी, पीस एंड प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है. और ग्रीन ये रिप्रेजेंट करता है फेथ एंड कैवलरी, और ये सिंबल है प्रॉस्पेरिटी, वाइब्रेंसी इन लाइफ. अशोक चक्र ये जो स्पिनिंग व्हील है, व्हील ऑफ लॉ, ये व्हील ऑफ लॉ है. 24 स्पोक्स हैं और ये अपीयर करते हैं ऑन अ नंबर ऑफ एडिक्ट्स ऑफ अशोका. ठीक है. तो ध्यान में रखिएगा ये धर्म चक्र है. रेशियो ध्यान में रखना है. विड्थ इज़ 2 एंड लेंथ आपको ध्यान में रखना है. ऑब्वियसली ये थोड़ा ज़्यादा होगा तो 3. ठीक है. ट्राई कलर है. द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट वर प्रेजेंट ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 395 विल बी करेक्ट आंसर. अभी 445 समथिंग प्लस है, बट ओरिजिनली 395. एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है इसको 22 जुलाई 1947 में इसको फर्स्ट देखा गया था, यानी अपनाया गया था. ओके. 22 जुलाई 1947 में. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1949 had 395 articles, 8 schedules and 22 parts. As of now, the Indian Constitution has about 450 articles, 12 schedules and 25 parts. Who among the following personalities was appointed as the legal advisor of the Constituent Assembly that drafted the document of the Constitution? तो संविधान सभा का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था और जिसने संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार किया था. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BN राव. ओके. ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. तो BN राव को अपॉइंट किया गया था एज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. HVR अयंगर की बात करें, इन्होंने सर्व किया था एज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. SN मुखर्जी की बात करें तो ही वॉज अ लॉयर एंड पॉलिटिशियन. और अगर हम बात करें SN मुखर्जी की, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट्समैन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज SN मुखर्जी. और अगर हम बात करें लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज BN राव, बेनेगल नरसिंह राव. ओके. BR अम्बेडकर तो ये खुद चेयरपर्सन थे ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ही वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिस्ट एंड ज्यूरिस्ट फ्रॉम इंडिया. Which of the following is not a basic feature of the Indian Constitution? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रॉन फ्रॉम वन सोर्स. नो, मल्टीपल सोर्सेज से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है. और अगर बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम, येस. ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, येस. लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स करेक्ट. तो ये बेसिक फीचर्स हैं ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ड्रॉन फ्रॉम वन सोर्स, नो, इट्स इनकरेक्ट.
Who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly? B.R. Ambedkar will be your correct answer. Okay, it had 7 members whose names are Dr. B.R. Ambedkar, chairperson, N. Gopalaswamy Iyengar, Alladi Krishna Swamy Iyer, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। इन्होंने रिप्लेस किया था बी.एल. मित्रा को, जो कि हेल्थ रीजंस की वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। टी.टी. कृष्णामाचारी वॉज द मेंबर बिकॉज इन्होंने रिप्लेस किया था, ही रिप्लेस्ड डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान की डेथ हो गई थी 1948 में, तो डी.पी. खेतान वॉज रिप्लेस्ड बाय टी.टी. कृष्णामाचारी। ओके, एंड एन माधव, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमिटीज़ के मेंबर्स हैं वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। एक और हैं इसमें व्यक्ति, कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु वॉज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H.C. मुखर्जी। ठीक है, और अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखिए फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फ्रैंक एंथोनी। जब सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट टाइम द फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फ्रैंक एंथोनी। एंड राजेंद्र प्रसाद के टाइम पे H.C. मुखर्जी वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ही वॉज एसोसिएटेड विथ महाद सत्याग्रह। B.R. Ambedkar played an important role in framing the Indian Constitution after independence and was also the chairman of a drafting committee. That is why he is known as the father of Indian Constitution. G.V. Mavalankar was the chairman of the dash of the Constituent Assembly of India. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमिटी ऑन द फंक्शंस। ठीक है, तो कमिटी ऑन द फंक्शंस की बात करें तो G.V. मावलंकर वॉज अपॉइंटेड एंड फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं G.V. मावलंकर। तो अगर हम बात करें कि G.V. मावलंकर की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, G.V. मावलंकर। ठीक है, ये रिकैप है। Who among the following personalities was the chief draftsman of the Constituent Assembly that drafted the document of the Constitution? तो निम्नलिखित में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के मुख्य मसौदाकार थे? तो मुख्य मसौदाकार, मेन जिन्होंने ड्राफ्ट किया था द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे अगर लीगल एडवाइज़र की बात करें तब वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा B.N. राव। बट हु ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ ड्राफ्ट्समैन वाज द S.N. मुखर्जी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो S.N. मुखर्जी, तो इन्होंने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को, मेक श्योर दैट द आइडियाज़ एंड क्लॉजेज द असेंबली डेलिब्रेटेड वर अप्रोप्रिएटली एंड सक्सेसफुली कन्वेड। कोऑपरेशन मिला था विथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ही वर्कड क्लोजली विद द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एंड इसको कंप्लीट किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन इन इंग्लिश बाय, तो भारत का जो मूल संविधान था अंग्रेजी में हस्तलिखित था, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल विथ ब्यूटिफुल कैलीग्राफी। Each page was beautified and decorated by artists from Shanti Niketan. The original copies of the Indian Constitution written in Hindi and English. Okay? इनको रखा गया है स्पेशल हीलियम फील्ड केस इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, who is considered as the person responsible for the political integration of India by unifying 562 princely states in the country? तो 562 रियासतों को एकीकृत करके रखने वाला वल्लभ भाई झावेरी भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो की फैक्टर्स अगर हम बात करें, द एफर्ट ऑफ माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन, इनके कुछ इंपॉर्टेंट रोल रहे हैं इंटीग्रेशन इनटू इंडिया। एंड अगर हम बात करें 565 प्रिंसली स्टेट्स, तो एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स। ओके, फिर 562 हो जाते हैं। द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट abolished the purses and privileges of all rulers of the princely states. It took place in the year of 1971. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रोट इन कैलीग्राफिक स्टाइल द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, तो हिंदी संस्करण का सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य विल बी योर करेक्ट आंसर। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा है, बट हिंदी वाला है वसंत कृष्ण वैद्य। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, ये आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश वाला ये रिटन किया गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, और हिंदी वाला वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। The Constituent Assembly formed the drafting committee to prepare a draft constitution of India on the 29th of August 1947. Option number A will be your correct answer. ठीक है, तो drafting committee formed on 29th of August 1947 under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. While deliberating upon the draft constitution, the assembly moved, discussed and disposed of as many 2473 amendments out of total 7635 tabled. तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स एंड डिस्कशंस वगैरह हुए थे। 29 ऑफ अगस्त 1947 की डेट आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।